सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क की दो बड़ी जमातें, जमहूरियत की सबसे बड़ी अलंबरदार पीपल्स पार्टी को वोट के इज्जत दो का नारा बुलंद करने वाली नून लीग दस्तों गिरबां हैं, एक दूसरे को धांधली के कीचड़ से गंदा कर रही हैं। एन 133 के इंतखाबात में 6 रोज़ अब बाकी रह गए हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोटों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। नून लीग के कारकुनान मुबैना तौर पर पैसों के एवज वोट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ खरीदो फरोख्त बल्कि वोट चोरी और धांधली के अमल में कुरान पाक को भी इस्तेमाल किया गया और हल्फ इस पे लिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने इस वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार किया और इसे पीपल्स पार्टी की साजिश करार दिया और ये कहा कि ये सारा खेल पीपल्स पार्टी का है और ये वीडियो जाली है। जरा अभी भी ये वीडियो देखिए, जरा बात करते हैं। जी जनाब, तो ये वो वीडियो थी जिसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा धांधली की ये 2 वीडियोस लेकर पीपल्स पार्टी की शिकायत करने के लिए आगे गए। इलेक्शन कमीशन पहुंचे और ये इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस धांधली में मुलव्विस हैं और अपने दफातर में 2000 रुपए में वोट को खरीद रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने धांधली की वीडियो सामने आने के बाद फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया और आरओ ने कमिश्नर लाहौर, आईजी पंजाब पुलिस, पैमरा और नादरा को खतूत लिखे और मुलव्विस कारकुनान की छानबीन और जगह के तयन का हुक्म दिया। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से दोनों जमातों को तनकीद का निशाना और उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुखालफत की वजह भी धांधली के अमल को जारी रखना करार दे रही है। नाज़रीन, मुल्क में कोई भी इंतखाबात हों वो मुतनाज़ बन जाते हैं, कहाँ वो ज़िमनी हों, बल्दियाती हों या जनरल इलेक्शन हों। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती निज़ाम की तब्दीली के लिए एक नया कानून भी लाया गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट निज़ाम को ख़त्म किया जाएगा और मेयर की तैनाती का अमल वोटिंग से किया जाएगा। वफाकी हुकूमत इत्तेहादी MQM ने भी नए निज़ाम को मुस्तरद करके इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वफाक का कहना है कि सिंध हुकूमत नया निज़ाम लाकर जितने इख्तियारात मकामी हुकूमत को हासिल हैं वो भी छीन रही है। साथ में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची के बल्दियाती निज़ाम का इस्लामाबाद के निज़ाम से मुवाजना किया और कहा कि इस्लामाबाद में सेहत, तालीम और तरक्याती काम मेयर के मातहत होंगे। इस्लामाबाद में मेयर बाख्तियार होगा, जबकि नए कानून के मुताबिक कराची में कचरा उठाने, वाटर और सीवरेज का निज़ाम मेयर के मातहत होगा। सिंध हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए आखिरी मोहलत मिल चुकी है। 30 नवंबर तक इंतखाबात से मुकम्मल यानी कि आज के रोज़ कल तक तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त 2000 खत्म हो चुकी थी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन ना करवाना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस तमाम तर सूरत हाल में बात करूंगी। मुझे मेरे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। बहुत शुक्रिया आपको नज़ीर साहब। राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की भी जो नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले लगाई साहब हमारे बड़े हैं, मैं चाहती हूँ तजिया भी इस पर दें और बताएं भी कि आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ आपको नज़र आता है। लगाई साहब, करप्शन की बातें होती हैं, बात होती है धांधली की, इलेक्शन होने से पहले धांधली की गूंज हमें सुनाई देती है, फिर इस तरह की वीडियोज़ आ जाना, एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात कबल अज़ वक्ती लगा देना। क्या लग क्या रहा है आपको, इस मुल्क में कभी ये नारे ख़त्म नहीं होंगे धांधली के? मेरा ख्याल है कि उन दोनों अपोजिशन जमातें हालात जब बदल जाते हैं तो एक दूसरे के साथ करीब हो जाते हैं, लेकिन जब हालात पलटा खाते हैं, किसी के पास इक़्तिदार होता है तो वो दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इस तरह के दोनों तरफ से भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड जो है इसमें ज़्यादा एडवांस है कि उसने कमोबेश कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा है। उसकी पूरी एक तफसील दी जा सकती है, हम इस बहस में नहीं पढ़ने चाहते। मैं राना एहसान साहब के साथ कोई तल्ख माहौल पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि ये मुनासिब नहीं हुआ है, इसलिए कि अगर पीपल्स पार्टी के जलसे कुछ अच्छे होने लगे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पार्टी सीट जीतने की पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन माजी PMLN का भी यही है कि वो लाहौर शहर से स्वीप करती रही है और पीपल्स पार्टी भी एक ज़माने में वो भी स्वीप करती रही है 77 में। लेकिन सर वोट बैंक से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है
पीपल्स पार्टी का वोट बैंक स्लीपिंग वोट बैंक होता है। जब ये देखता है कि हमारी पार्टी नहीं आ रही है तो वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। इस बार देखें इस हल्के के अंदर कोई लगभग 60-65 हज़ार वोट जो हैं वो अक़लियती मसीही बिरादरी के हैं। हाँ, बिल्कुल। और तकरीबन 44,000 के करीब वोट जो हैं वो असनाशरी बिरादरी के हैं। और ये वोट जो है फैसला कौन है, यानी हतमी वोट हैं। अब ये वोट ऐसा नहीं है कि PMLN को सारे के सारे पढ़ रहे हैं या पीपल्स पार्टी को पढ़ रहे हैं। इनको हिमायतें हासिल हो रही हैं, वो जो वहदत इस्लामी मिली वहदत इस्लामी उनको सपोर्ट कर रही है। और मेरे ख्याल में साजिद नकवी साहब जो हैं वो PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये इल्ज़ामबाजी की जो सियासत है ये आगे जाकर कहाँ चलती है ये देखना होगा। अपोजिशन में एक साथ कभी एक पेज पर रहने की बातें हो रही थी कल तक, तो एक पेज पर नहीं रहेंगे और इल्ज़ामात लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इसका नतीजा जो है वो ज़ाहिर दोनों जमातों को ज़्यादा दूर कर देगा। और अगर इसका इम्कान, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कम या ज़्यादा कहूँ, एक जो पार्टी जीतेगी वो दूसरे की बिल्कुल दूर हो जाएगी और उसका नतीजा ये होगा। और अगर PMLN हारती है तो फिर कतई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ दोबारा देखे। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि शहर पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखे और पीपल्स पार्टी ये देखेगी कि मुझे यहाँ पर कितना शेयर मिल सकता है। सर तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर जमातें तैयारी भी करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, वो इलेक्शन से पहले ही क्लियर होती हैं और वो सबको मालूम होता है। कादिर खान मंदोखेल कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन राना साहब आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी, क्या वजह है कि अपोजिशन जमातें वैसे तो बड़ी एक साथ होती हैं, इकट्ठी होती हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, लेकिन फिर जैसे ही मामला अपनी जमात का आता है, अपना मामला आता है, तो वही जमातें बिखर जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाती है ना उसमें वो हुक्मरान जमात उठाती है। यकीनन आप लोग ये बात समझते होंगे। लेकिन ये वीडियो है, इस वीडियो में मुस्लिम लीग नून खुद क्या कर रही है? बड़ा ऑडियो वीडियो का ज़माना है वैसे आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुमैया, कोई भी पार्टी का मेंबर हो या वर्कर हो या कैंडिडेट हो, अगर वो वोट बाइंग के अंदर मुलव्वस है तो ये जो है बहुत बड़ी इलीगैलिटी है, जो इलेक्शन के जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी है और उस पे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारी पार्टी से हो, वो पीपल्स पार्टी से हो, PTI को तो हमारी पार्टी इसको कतई तौर पे ना सपोर्ट करती है। इस वीडियो में जो लोग मौजूद हैं, पता लगाया है आप लोगों ने कौन लोग हैं ये? नहीं, मुझे मुकम्मल करने सुमैया, हम वेलकम करते हैं ECP का एक्शन। हम चाहते हैं कि इस चीज की तह तक पहुंचे कि ये क्या है। जो वीडियो है, जो मुस्लिम लीग नून की वीडियो है, वो अली परवेज मलिक साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं और शाइस्ता परवेज साहिबा के जो बेटे हैं, उनका उस पर बयान आया है कि ये एक फेक वीडियो है जो डॉक्टर की गई है। कोई भी अगर वोट जो है वो खरीद रहा हो तो वो अपने बैनर लगा के वोट नहीं खरीदता, वो खुफिया तौर पे खरीदता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के वोट बैंक की वीडियो आई। तो ये फैब्रिकेटेड वीडियो है। देखिए, बजाय कि मैं मीडिया पे इल्जाम लगाऊं कि पीपल्स पार्टी ने किया या वो किया, जो हमारे पास शिवायत थे वो हम ECP में हमने वो ले गए और हमने उनको वो इंफॉर्मेशन दे दी। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर कोई भी वोट बाइंग में मुलव्वस है तो वो इलीगल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। और हमारी पार्टी का कोई ऐसा ना प्लान है ना होगा। और ये जो है ECP ने जो एक्शन लिया है, अच्छी बात है। हम वेट करेंगे कि साबित हो जाए कि ये वीडियो जो है जाली है। ठीक है, बिल्कुल फॉरेंसिक होना चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए ताकि क्लियर हो जाए। मंदोखेल साहब, तो ये इस वीडियो पे वैसे आपका ज़ाती तौर पर क्या रद्द है? मतलब आपने ये वीडियो देखी तो आपने क्या सोचा, बनाई गई है ये वीडियो या असली है ये वीडियो? देखिए, मैं और आप इस वक्त टेलीविजन पे बैठ के कैसे फैसला कर सकते हैं कि असली है जाली है? नहीं, जाती तौर पर आपने क्या सोचा जब आपने ये वीडियो देखी? तो एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। इससे पहले साकिब निसार साहब की वीडियो आ गई, उससे पहले अरशद मलिक साहब की वीडियो आ गई, उससे पहले जो है ना वो जावेद इकबाल साहब की वीडियो आ गई और उससे भी पहले जस्टिस मलिक कयूम की वीडियो आ गई। देखो, ये बहस करते रहेंगे। सिंपल सी बात ये है कि बड़ा आसान सा है, 2 घंटे के अंदर ये मसला हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी ज्यादा लंबा टाइम दे दिया, मंगल तक। बात ये है कि इसकी फॉरेंसिक होने चाहिए, 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। और प्लस
ये जो लोग बैठे हुए जो पैसे ले रहे थे या दे रहे थे, चाहे वो हमारी पार्टी को किसी पार्टी को, ये कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है ना, ये तो ये इसी में है। इसको पकड़ के 2 मिनट पता चल जाएगा वो कौन लोग है, और वो जो प्रेमिसेस अधिकार है वो पता चल जाएगा कौन से खलाई स्टेशन के ऊपर वो वाक़या है, इसी लाहौर शहर में। तो ये 2 घंटे के अंदर सब तफ्तीश हो सकती है कि ये मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, किसी ने शरारत की क्या है, तो बड़ा आसान सवाल है। और फिर मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं, जो मोहतरम हमारे नून लीग के फरमा रहे थे, तो मैं इससे, ये तो कल्चर आपका पहले से आ चुका है। चांगा मांगा किसने शुरू किया? आप लोगों ने तो शुरू किया। ये वीडियो ऑडियो सारे जस्टिस मलिक कयूम जो पीपल्स पार्टी के हमारे कायदीन को सजा दिलाने के लिए, वो आपकी आई थी सारी, और अभी जज अरशद मलिक की भी आपकी आई है। मैं उन साहिबान को सबको पर्सनली जानता हूँ जो वीडियो में मौजूद है, वो लोग, चाहे नासिर भट्ट हो चाहे खुरम हो, सबको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर। सवाल ये है कि ये ऐसा कल्चर, और नून लीग अगर ये समझ रही है कि वो जीत रही है, तो उनको ये सारी चीजों कराने की क्या जरूरत है? नहीं तो क्या जरूरत है, आप मुझे बताएं ना, वीडियो ऑडियो की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फिर देखो टाइमिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइमिंग जज अरशद मलिक की, फिर साकिब निसार की, फिर जस्टिस जावेद इकबाल की, उसके बाद आप ये तो बड़ा आसान ना, इसमें इतने ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसकी फॉरेंसिक हो जाए, 2 घंटे के अंदर आपके पास फैसला आ जाएगा। और चलो फॉरेंसिक फिर भी अगर कोई फलाना ये बंदे तो मौजूद है ना, ये जो खवातीन है, जो मर्द बैठे हुए 2 गाय, तो बड़ा आसानी से पकड़े। ये कोई आसमान में तो नहीं रहते ना, इसी लाहौर शहर में रहते ना, तो 2 घंटे के अंदर वो पकड़ाई में आ सकते हैं। चलें, आप ये कह रहे हैं कि वो इतना मुश्किल नहीं है, इनको पकड़ें, इनसे तफ्तीश करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, बल्दियाती इलेक्शन के बाद से मुझे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी आपसे स्टार्ट करूँ मंदू खेल साहब, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि नया तरमीम बिल जो है उसको MQM भी सुप्रीम कोर्ट ले गई है, उस पर PSP भी एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी भी, तहरीक इंसाफ भी, सब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की साजिश है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले तरमीम बिल लाना, और ये जितने भी इदारे खासतौर पर तालीम और जो सेहत का शोबा है, इसे बल्दियाती इदारों से वापस ले लेना। क्या वजह है इसकी, क्या जस्टिफिकेशन है? मैं उस कानून इंसाफ कमेटी का भी मेंबर हूँ, और मैं पार्लिमानी अफेयर्स का भी मेंबर हूँ, और अभी पिछले दिनों में ये आया था इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी जो AVM के हवाले से हमारी कमेटी ने उसको बुलाया था, उसने तो बाकायदा क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी है कि अगर आपने 1-2 तारीख तक आप लोगों ने कानून साजी नहीं की है, तो हम जो है ना वो खुद ही हल्काबंदी बना के और इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी के पास जो कानून उन्हें बना है, यही जो MQM के दोस्त या PTI के दोस्त ये चीख रहे थे कि पानी का महकमा हमारे पास होना चाहिए, कचरे वाला महकमा हमारे पास होना चाहिए, तो वो सारे महकमे दे दिए, मेयर को दे दिए। और फिर उसके बाद इन्हीं दोस्तों ने उनके बाकायदा जो ना कमेंट्स मौजूद है कि इसमें क्या रद्द-बदल होना चाहिए, वो भी मौजूद है। चलो नहीं है, ये आवा नारा लगा रहा है, ये जो बिल तो पास हो गया, तो मैं आपकी तवज्जो से उनको दावत देता हूँ, आइए हमारे साथ बैठे, उसमें क्या गलत है उसकी निशानदेही कर ले, हम आपके साथ कुछ सही करने को तैयार है। जो आपके जायज तो पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? बल्दियाती निजाम को मुस्तरद कर रही है पीपल्स पार्टी? नहीं, किसने पर पीपल्स पार्टी ने तो कानून साजी करके, और जो कराची की जो पहले जिले थे, जिले को जो पहले से नियामतुल्लाह खान साहब की मुशर्रफ के दौर में वो टाउन थे, तो उसी टाउन को दोबारा कर दिए, वही कानून दोबारा लाया, यानी जिले के बजाय वो लाया टाउन जो पहले मुशर्रफ के दौर का था। पहले ये जमात इस्लामी का मेयर था, ये इनका MQM का मेयर था, उन टाउनों की सूरत-ए-हाल में मुस्तफ़ा कमाल मेयर था उसी टाउन में। तो हमने गलत कौन से किया है? बल्कि हमने जो पहले अदवार में पानी और कचरे का महकमा जो है ना, वो जो सिंध गवर्नमेंट के पास था, वापस आपने कहा कि उसको कर दिया, इसमें बैठ के बात की जा सकती है। चलिए आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ MNA है, कि वो क्या समझती है तहरीक इंसाफ, आखिर क्यों वफाक भी तनकीद कर रहा है, खुद PTI जो अपोजिशन में है सिंध में, वो भी तनकीद कर रही है। आफ्ताब जहांगीर साहब, अभी मंदू खेल साहब ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस बिल से? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो कि पहले मामला था वही हमने वापस कर दिया है, बैठ जाएं आप लोग, क्या मसला है? अगर ये बल्दियाती इदारों से हमने सेहत का और सफाई का मामला वापस ले लिया है, तो क्या मसला है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि ये मंदूखेल साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये बातों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बात ये है कि बल्दियात के निज़ाम, मैं तो खुद इस बात का बहुत बड़ा दाई हूँ कि बल्दियात को मजबूत होना चाहिए, और बल्दियात के अंदर ही ये सारे महकमे होने चाहिए, ताकि उनके और काउंसलर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कंट्रोल के स्कूल होंगे, कि
उनके कंट्रोल के अंदर जो है वो हॉस्पिटल्स होंगे, डिस्पेंसरीज होंगी, तो बेहतर तौर पर जो है वो किरदार अदा किया। इसलिए इन्होंने क्या किया कि वो सिस्टम को तो मजबूत किया नहीं है, और फिर आप कोई बिल लेकर आ रहे हैं तो उसको तफसील से गुफ्तगू करें पार्लियामेंट के अंदर, और अगर अपोजिशन भी आपके साथ है तो बिल्कुल हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको तजावीज है तो उसको भी सुने। देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता है। सर वैसे बदकिस्मती ये भी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये जो बुनियाद है वो वफाक ने डाली, आप लोग तो कोई बात ही नहीं करते, ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं, ये तो फिर भी बिल पास करवा रहे हैं। उसकी वजह देखिए मैं आपको बताऊं, उसकी वजह वफाक के अंदर क्या इशू है। वफाक के अंदर है कि वफाक में अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने सवाए अपने जाती मुकदमात से निकलने के लिए तैयार। सर ये इल्जाम तो फिर पीपल्स पार्टी भी आयद कर सकती है कि अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल बात करते हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे, आप डिबेट करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, और मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि मैं इसको हर चैनल पर भी और हर फोरम पर के पार्लियामेंट ही को मजबूत होना चाहिए, वो सूबाई हो। ठीक है, बदकिस्मती से ना सूबे के अंदर वो काम हो रहा है ना वफाक में हो रहा है, तो अब इससे आवाम को परेशानी है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की वो आपके सामने है। अगर इनकी इकदाम से जिस तरह इन्होंने ये पास करवाए हैं बिल, अगर इसी तरह ये उससे अगर कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो ये इनकी गलतफहमी है कि हम इस तरह करने के बाद सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कराची शहर की बेहतरीन, तो आप लोग भी चैलेंज करेंगे? पीटीआई चैलेंज कर रही है इस बिल को जी? आप पीटीआई चैलेंज कर रही है इस बिल को? हेलो जी देखिए इसलिए चैलेंज कर रही है कि बिल की डिस्कशन तो हुई नहीं है। ठीक है, डिस्कशन नहीं हुई, डिस्कशन होनी चाहिए थी। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं क्विकली सब तमाम मेहमानों का इस पर मौक़िफ़ लूँ। राना एहसान साहब, मुस्लिम लीग नून किस तरह देख रही है? ज़ाहिर ये मामलात हैं, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में भी होने हैं, उधर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं पंजाब हुकूमत पे कि वो सीरियस नहीं है, यहाँ सिंध हुकूमत पे लग रहे हैं इल्ज़ाम कि भाई ये सीरियस नहीं है। क्या वजह है? बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं क्या? देखिए मैं समझता हूँ कि बल्दियात हो चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, ये दोनों इस तरह की मामलात हैं कि जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी राय लेना जरूरी है। अगर आपने बल्दियात के अंदर कोई कानून के अंदर कोई तरमीम लेके आनी है या कोई एडिशन करनी है तो वो भी जो है एक मुशावरती अमल से जो है वो गुजरना चाहिए जिसके अंदर सबकी मुशावरत हो। जहां तक सीरियसनेस की आती है कि बल्दियात के साथ कोई सीरियस है या नहीं है, तो वो पीटीआई तो कतई तौर पे नहीं है, क्योंकि पंजाब के चलते हुए निज़ाम को इन्होंने अपना सस्पेंड कर दिया और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ तो फिर इन्होंने 7 महीने डिले किए सिर्फ इसी बुग़्ज़ के अंदर कि ये मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है तो हम इनको बहाल ना करें। अब ये बहाल हो गया है पंजाब के अंदर, तो 30 दिसंबर को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनका जो है वो केस चल रहा है कि इनके जो महीने वेस्ट किए गए इनको जो है वो वापस किए जाएं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ बियॉन्ड पार्टीज ये बल्दियात का निज़ाम जो है ये मुशावरत के साथ बनना चाहिए ताकि सब और ये नहीं होना चाहिए कि अगली हुकूमत आए उसको फिर तब्दील कर दे, फिर कोई आगे 4 साल बाद यही होता जा रहा है पाकिस्तान में कि बल्दियात का निज़ाम सेट ही नहीं हो रहा कि कौन से अदारे बल्दियात के जो है वो अंडर होंगे और किस तरीके से मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा या वाया चेयरमैन होगा। तो हमें, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक एक्सरसाइज होनी चाहिए सारी जमातों के साथ और एक फाइनलिटी आ जानी चाहिए कि बल्दियात किस तरह चलेगी और उसका टेन्योर जो है मैं समझता हूँ कि इसको भी सिंक करने की जरूरत है जनरल इलेक्शंस के साथ, बजाय कि ये होता है ये प्रैक्टिस ये होती है कि जी आखिरी 1.5-2 सालों के अंदर जो पार्टी हुकूमत में होती है वो इलेक्शन करा देती है और फिर अगली जब हुकूमत उस पार्टी की नहीं आती, जब वफाक में नई हुकूमत आ जाती है वो उसको सस्पेंड करने के तरीकों में लग जाती है कि कहीं से हम इसको खत्म कर दें। तो इसकी टाइमिंग भी जो है मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शंस के आगे पीछे होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है, ये इस पर भी होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि ये सब चीज़ें बातचीत से होती हैं। लगारी साहब, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अभी आपने भी देखा होगा कि ज़ाहिर बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एहतजाजन काम बंद कर दिया है। कराची में कचरा नहीं उठाया जा रहा, कराची की सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है। वो कहें तनख्वाहें हमें 35% कटौती के साथ मिल रही हैं, डायरेक्ट सैलरीज हमें नहीं मिल रही। मसाइल बहुत हैं लेकिन मसाइल का हल लगता है किसी के पास नहीं है। जिन कारकुनों ने मसाइल को हल करना है, सफाई करने वाले तो सफाई करेंगे ना, वो जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो सफाई करेंगे। अगर उनको ही तनख्वाहें कट कर मिलेंगी तो वो तो ज़ाहिर है बहुत बुरे हालात में, वैसे ही तनख्वाहें कितनी होती हैं।
तो एक तो ये कि तनख्वाहें देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कानून साजी हुई है इस सिलसिले में। तो रिवायत तो जैसे राना एहसान साहब कह रहे हैं, वफाक ने तो कायम किया ये रिवायत कि जनाब एक ही दिन में इतने बिल पास किए हैं कि उन्होंने तारीख बना दी है, और किसी डिबेट के बगैर, किसी बहस के बगैर, और उसके ऊपर कोई एक एक बिल के ऊपर अलग अलग बहस होनी चाहिए थी और कानून को पास करना चाहिए था। अभी आपने देखा किस तरह से कानून बनते हैं और किस तरह से कानून तब्दील होते हैं। भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, डिबेट यहाँ पर भी होनी चाहिए थी और डिबेट का मौका मिलना चाहिए था। और ये थर्ड लेयर जो है डेमोक्रेसी की, इसके बारे में राना एहसान साहब की तजवीज़ को मैं सेकंड करता हूँ कि जब आपके कौमी और सूबाई के इलेक्शन हो जाएं तो उसके फ़ौरन बाद जो है या कुछ अरसे के बाद सूबाई के अपना बलदियाती इलेक्शन भी साथ होने चाहिए, ताकि ये लेयर भी मुकम्मल हो, ताकि फिर ये हो कि वफाक से जो फाइनेंस कमीशन नीचे देता है पैसे, फिर वहाँ से जो है वो टाउन्स को और म्यूनसिपल्स को और शहरों को और जो थर्ड लेयर ऑफ द डेमोक्रेसी है उसके पास जाने चाहिए। ये तमाम उसमें होना चाहिए, ये निज़ाम होना चाहिए। और निज़ाम ज़ाहिर जब सही से मुंतकली होगी सबके इख्तियारात, तो वो चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदोखेल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, राना एहसान हजरत की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं मैं प्रोग्राम पर और हम कुछ बात करेंगे नए वेरिएंट की कोरोना के। एक दफ़ा तो हमने देखा कि मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई, लेकिन एक नया वेरिएंट जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया जा रहा है वो एक बार फिर नज़र आया और जिससे एक तशवीश की लहर पूरी दुनिया में दौड़ गई। कई ममालिक हैं जिन्होंने इस हवाले से पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और नई ट्रैवलिंग जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है। ख़ासतौर पे जनूबी अफ्रीका से फैलने वाला वेरिएंट, जिसमें पाकिस्तान ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। और ये कहा जा रहा है, असद उमर ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वेरिएंट को हम पाकिस्तान आने से रोक नहीं सकते, ये इतना ख़तरनाक वेरिएंट है कि जब ये आएगा तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। अब बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन आपके जहन में भी होंगे नाज़रीन, मेरे जहन में भी हैं कि अब वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं। कई लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, बहुत से लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, कुछ की बारी अभी नहीं आई है। तो जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनके लिए कैसी सिचुएशन होगी, इस नए वेरिएंट को हमें कितना सीरियस लेना होगा, उसके लिए नई तदाबीर क्या होंगी, इसी बात के मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सर, बहुत दफ़ा हमारी गुफ्तगू हो चुकी है इन 2 सालों में, जब से कोरोना वायरस आया, उसके नए नए वेरिएंट आए, आपने भी बड़ा हमारी आगाही की। सर, ये नया वेरिएंट जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया जा रहा है, कितने वेरिएंट हमें देखना अभी बाकी है और इस ओमिक्रॉन के हवाले से आपके पास क्या मालूमात है सर? जी शुक्रिया। बात यह है, जैसे मैंने कहा था कि तीसरी वेव आई और फिर चौथी वेव आई, उसके बाद 5वीं और 6ठी और 7वीं, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा दब नहीं जाता। और वही हो रहा है कि हर 4, 5, 6 महीने बाद एक नई वेव आ रही है, इसके नए म्यूटेशंस की, नई वेरिएंट्स की, जो ज़्यादा ख़तरनाक है पिछले वाले वायरस के शक्ल के मुकाबले में, और उसको दबा दे रही है वायरस को, नया वायरस छा जा रहा है। लेकिन अभी तक जितने वायरस के जो शक्लें आई हैं इस कोरोना वायरस के, तो उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है क्योंकि इसमें 3-4 अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। ये फुटबॉल नुमा होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, तो कांटों के जो टिप होता है उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, जिसके ज़रिए ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में, इंसानी रिसेप्टर से जुड़कर। तो वहाँ पे तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई है जिसकी वजह से ये आसानी से दाखिल हो रहा है। दूसरे वैक्सीन जो हैं वो भी इन्हीं प्रोटीन्स की बुनियाद के ऊपर तैयार की गई हैं, स्पाइक प्रोटीन्स की बुनियाद पर, और क्योंकि उनकी शक्ल तब्दील हो गई है तो इस वजह से वो वैक्सीन भी इतनी मुफीद नहीं रही। तीसरे, जो ये अंदर दाखिल हो जाता है तो जो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो जिस्म का दिफाई निज़ाम होता है, वो निज़ाम भी सही काम नहीं कर पा रहा क्योंकि ये अपने आप को छुपा लेता है। इसमें ऐसी जगह म्यूटेशंस आ गई हैं कि आसानी से डिटेक्ट नहीं होता। और चौथा जो है, ये फैलता बहुत ज़्यादा तेज़ी से है। तो असद उमर साहब ने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान में आ चुका है। अभी तक 100% अश्योरेंस के साथ डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यकीनन आ चुका है और फैलना शुरू हो चुका है और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और इस वजह से हमें फौरी तौर पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन वो लागू करनी चाहिए
जो कि हमने शुरू में बड़ी तशवीशनाक बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आ चुका है, ये हमारे मुल्क में यकीनन कहीं ना कहीं से आ गया होगा, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हैं कि हम ऐसे इसको, पहली बात तो ये कि PCR टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए कौन सा ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा, उस हवाले से हमारे पास कितनी तैयारी है कि हम पता लगा पाएँ कि वाकई मुल्क में वेरिएंट मौजूद है? अगर है तो आप जो कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, तो वो क्या सख्तियाँ करनी पड़ेंगी अभी फ़िलहाल? जी, नंबर 1, ये PCR टेस्ट के ज़रिए डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए ख़ास किट्स चाहिए और मैंने वो ऑर्डर कर दी हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर वायरोलॉजी है, ये मुल्क का बेहतरीन इदारा है जहाँ जेनेटिक टेस्टिंग होती रही है, इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर और अब हो रही है, तो ये यकीनन PCR के ज़रिए डिटेक्ट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या एहतियात कर सकते हैं? वही एहतियात करनी होंगी हमें जो हमने करी थी जब कोविड-19 शुरू में पाकिस्तान आया था और सख्ती से लॉकडाउन किया था। उसी वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान बचा और NCOC ने रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग की, कई हज़ार जगहों को लॉकडाउन किया और रोज़ाना की बुनियाद पे देखते रहे कि कहाँ लॉकडाउन रखे, और उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बेहतर रहा उन ममालिक के मुकाबले में। हवाई जहाज़ के अंदर 1 सीट खाली, 1 सीट भरी हुई, बसों के अंदर 1 सीट खाली, 1 सीट भरी हुई, शादी हॉल्स के अंदर सिर्फ बाहर फंक्शन की इजाज़त और सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी। इसी तरह हर जगह वही सारे जो पैरामीटर जो सोशल डिस्टेंसिंग के इस्तेमाल किए थे। वैक्सीन्स किस हद तक काम करेंगी? ये ख्याल है कि वैक्सीन्स की अब जो अफादियत है वो बहुत कम होगी इसके खिलाफ। सर, तो फिर क्या करें? अब वो वैक्सीन जो 5 करोड़ अफराद मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं और तकरीबन 2 करोड़ या 3 करोड़ का फिगर दिया है, जिसमें 1 वैक्सीन की खुराक लगी है, NCOC ने बताया है, तो सर फिर वो लोग क्या करें जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है? फिर वो किस तरह बचें इस वायरस से? क्या कोई बूस्टर डोज जिसके बारे में बात की जा रही है, क्या उस तरफ जाया जाए? बूस्टर डोज अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो यकीनन लगवा सकते हैं, एक हद तक प्रोटेक्शन उससे होगी, लेकिन किस हद तक होगी ये कहना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि ये नवंबर के महीने में तो डिस्कवर हुआ है और 24 नवंबर को पहली दफ़ा WHO को बताया गया है कि साहब ये नया वेरिएंट आया है। अभी 4, 5, 6 रोज़ हुए हैं और देखिए क्या दुनिया की मार्केट्स जो हैं 10% कोलैप्स हो गई हैं, क्योंकि साइंटिस्ट एक साथ पहचान लिया है साइंटिस्ट ने कि ये बहुत मुख्तलिफ है उन पुराने वायरसेस से, क्योंकि इसमें सारी जो म्यूटेशन जिसका मैंने जिक्र किया सब यकजा एक जगह पे मौजूद हैं। तो ये वो वाली बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान को फौरी तौर पे वो सारे इक़दाम करने होंगे जो शुरू में किए थे हमने 1.5 साल पहले, क्योंकि ये आग की तरह फैलता है और आग जब फैलने लगे तो जितनी जल्दी आप कंट्रोल कर रहे हैं उतना बेहतर रहता है। तो इससे पहले कि ये बहुत सारी जगहों पे पाया जाए और हम भागते फिरें, हम प्रीएम्प्टिव एक्शन हमें लेनी चाहिए और फौरी तौर पे वो सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और NCOC जो है बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन्होंने, जिसके वो मुबारकबाद, लेकिन अब एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, बहुत बड़ा फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान कर रहे हैं, वो बड़ी सीरियस है, वो ये कह रहे हैं आग की तरह ये वायरस और वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है ये फैल रहा है, इसके जितने जल्दी इक़दाम करें वो बेहतर होगा, उसके बाद इसको काबू पाना हाथों में नहीं रहेगा, ये मामलात हाथों से निकल जाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अदालती हुक्म आया नस्टा टावर और दीगर जो गैर कानूनी इमारतें थीं उनको गिराने का, और उसके बाद से जब नस्टा टावर को ये गिराने का काम शुरू हुआ तो जो मुतासरीन थे नस्टा टावर के और आबाद जो कि एक बड़ा बिल्डर ग्रुप है उसने एहतजाज किया और उसके बाद से आबाद ने बाइकआउट कर दिया और ये कहा कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे और ये काम रोक दिया गया है। उसके बाद आज आबाद की जानिब से ये कहा गया है कि जो इस तमाम तरह सूरत हाल है उस पर अदालत जाने का ऐलान किया कि पटिशन एक दायर की जाएगी, ना सिर्फ बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आबाद दे रहा है। किस तरीके से ये मामलात रुक सकते हैं? क्या वाकई लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है? वो लोग जो यहाँ घर बनाना चाहते हैं अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के वो अब सोच में पड़ गए हैं, आखिर इसका कोई ना कोई लाएमल होना चाहिए। इसी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आज अदालत जाने का ऐलान किया आप लोगों ने और आपने ये भी कहा कि कुछ ना कुछ इसका लाहेमल बनाया जाए कि लोगों घरों से घसीट कर इस तरह बाहर ना निकाला जाए। ये मामला सर आज का तो नहीं है, बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले क्यों प्लानिंग नहीं की गई इस तरह की कोई? देखिए, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और इससे पहले जब भी कोर्टों में इस टाइप के कोई केसेस होते थे तो
डिफरेंट, जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता था वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी हुई है। बहरिया टाउन को रेगुलाइज किया, इसके अलावा रेगुलाइज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलाइज हो गया। लोगों का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। ये तो 5 साल से लोग रह रहे थे और ये तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर उस डॉक्यूमेंट जो हमने अप्रूवल ली उसकी वैल्यू नहीं है, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वालों को आप किसी को भी नहीं पकड़ेंगे, जिन्होंने जमीन दी उनको नहीं पूछ रहे, जिन्होंने इदारों में एनओसी दी उनको नहीं पूछ रहे, एक कमिश्नर की रिपोर्ट पे आप पूरी चीजों को फॉलो कर लेंगे। कमिश्नर का काम क्या है? उसका तो लैंड वेरिफिकेशन उसने किया है, उसने कोई रोड की तो मास्टर प्लान को पूछना चाहिए था। तो हम इसीलिए हैं कि आइंदा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स रिस्क पे आ गई, वो तो कभी भी कोई भी बिल्डिंग ऐसे ही टूटती रहेगी, उस अप्रूवल की तो वैल्यू ही नहीं है। और लीगल काम करने वालों को तो फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इलीगल काम करने वाले लोग जो कर रहे हैं शहर कराची में, वो बढ़ते ही जाएंगे और वही काम करेंगे। इसलिए कि इलीगल को तो आप नहीं तोड़ रहे, इलीगल बहरिया बन रहा है उसको भी नहीं तोड़ रहे, तो लीगल काम कैसे होगा? तो लोगों को ये फील हो रहा है कि क्यों लोगों को पैसे, कराची के, ओवरसीज पाकिस्तानी के, इंटीरियर सिंध के लोगों के, बाकी पाकिस्तान के लोगों के, जब वो फ्लैट बुक करा ले, वो कोई भी चीज पैसे अपने दे दे, वो बिल्डर भी चला जाए और उसके बाद अगर ये बिल्डिंग जाए तो फिर क्या होगा? 5 साल से लोग रह रहे थे इस बिल्डिंग में, तो किसको एतमाद होगा? तो हम तो चाह रहे हैं कि कोई कानून बनाए ऐसा जो एक दफा परमिट मिलने के बाद कोई आदमी उसको डिस्टर्ब। लेकिन मोहसिन साहब आपकी बात तो दुरुस्त है, कोई मास्टर प्लान, कोई तरीक़ेकार तो होना चाहिए, लेकिन इलीगल काम जो शख्स कर रहा है वो सिर्फ इदारे नहीं कर रहे, बिल्डर की भी मिली भगत होती है। उसको मालूम होता है कि ये जगह गैर कानूनी है और यहाँ मैं तामीर कर रहा हूँ, दोनों की मिली भगत से आवाम का पैसा लूटा जाता है। जितना कसूरवार इदारा है उतना ही कसूरवार बिल्डर भी है। आबाद एक बड़ा ग्रुप है, आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को धोखा देते हैं, धोखे से उनका पैसा लेते हैं, फिर उनको पैसा उनका वापस भी नहीं किया जाता? देखिए वो लोग, हम यही आप लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत बताते हैं, वो लोग बिल्डर नहीं होते जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, जिन्होंने नक्शा ही नहीं पास करा है, जिनकी बिल्डिंग बंगले का प्लान बनता है और उस पर बिल्डिंग बना देते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई एड्रेस, कोई ऑफिस, कोई जगह नहीं है। आबाद के मेंबर वो लोग हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट पे, कमर्शियल प्लॉट पे एक्टिविटीज कर सकते हैं। लैंड डेवलपमेंट है तो कोई 25-50 एकड़ जमीन होगी तो वो डेवलपमेंट करेगा। हम मेंबरशिप देते हैं, हम बैंक गारंटियां देते हैं, हम उनके टैक्स को देखते हैं, हम उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। लेकिन मोहसिन साहब आपने खुद कहा कि 17 बिल्डर्स को आप लोगों ने आबाद से निकाला है जिन्होंने बेज़ाब्तियां की थी। जी, आपने खुद ये बात की है कि 17 बिल्डर्स को आप लोगों ने आबाद से निकाला जिन्होंने बेज़ाब्तियां की थी। उन्होंने लोगों को वक्त पे पोजीशन नहीं दिया, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की और उन्होंने वो काम किए जो उनको नहीं करना। उनकी जो बिल्डिंग में वायलेशंस थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो वो लोगों को हमने, वो आबाद के मेंबर्स, आबाद के उससे निकाल दिया कि भाई कोई इलीगल जो काम करेगा वो आबाद में नहीं रहे। और ये कब पता चला आपको कि वो लोग इलीगल काम कर रहे थे? वो जब केसेस बने, जब पब्लिक हमारे पास आई, उनके केसेस लेके कि कब्जा नहीं दिया लोगों को या वो प्लॉट डेवलपमेंट नहीं किए और 7-7, 8-8 साल के तक उनको पोजीशन नहीं मिला, फिर हमें पब्लिक की तरफ से जब ये कंप्लेन आई तो उस वक्त किया। अच्छा, सिंध हुकूमत से आपकी क्या बात हुई है? आप मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मिले, आप सईद गनी से भी मिले, क्या तसल्ली कराई है सिंध हुकूमत ने आपकी? देखिए, हमने कहा कि हम कोई सिंध, उनको ये शब्द लोगों को फील हो रहा है जैसे हम सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। फेडरल गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है कि हम फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। हम तो किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि हम तो अपना काम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें जो प्रॉब्लम है उसका कानून बन जाए ताकि आइंदा लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम आपसे कोई जमीन नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई एमनेस्टी नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई चीज, हम तो कानून मांग रहे हैं जो हमारा राइट है। वो कानून इसलिए मांग रहे हैं कि आम आदमी प्रोटेक्ट हो। तो ये चार्टर ऑफ डिमांड है आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी, ये चार्टर ऑफ डिमांड है आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी, वो चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, आप दोबारा बताइएगा। उसमें हमने कहा है कि जैसे पंजाब में एक पॉलिसी आई है रेगुलराइजेशन की, वो पॉलिसी होनी चाहिए। एक ऐसा विंडो होनी चाहिए जो अप्रूवल हो जाए, लैंड वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद कोई इदारा इन्वॉल्व ना कर सके। जो
पुलिस ने उस दिन टैक्स पेयर जितने भी हमारे लोग थे उनको है मारा, उनको जिस तरीके से जख्मी किया, उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। इसलिए कि कोई पुरअमन लोग खड़े हुए थे। इसके अलावा जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट से कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई लीज या अप्रूव प्रोजेक्ट से कोई उनको एक्वायर करना है या वो तोड़ती है, लोगों को निकालती है घरों से, तो पहले कंपनसेशन देना चाहिए, उसके बाद किसी को आप निकालेंगे। कोई भी कोर्ट का भी ऑर्डर होता है तो कंपनसेशन पहले हो। ऐसा ना हो कि लोगों को भी आप निकाल दे और बाद में वो सारी जिंदगी भटकते रहे। सही कह रहे हैं आप मोहसिन शेखानी साहब, लेकिन ज़ाहिर जिस तरह आपका एतमाद ख़राब हुआ, लोगों का एतमाद भी ख़राब हुआ। आज मुझ जैसे और बहुत से लोग अब ये नहीं सोच रहे कि वो कराची में पैसा लगाएं या कोई घर बनाएं या कोई अपार्टमेंट बुक कराएं, तो आप लोग किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे? कब तक ये शटडाउन रहेगा आपका? जब तक आपका एतमाद बहाल नहीं होगा तो लोगों का भी नहीं होगा। बिल्कुल, और हमारा एतमाद होगा तो लोगों का होगा। हम मजीद पैसे लेके अपने घर में ले लें, मजीद हम बिल्डिंग बना दें तो मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। हम पहले कानून को क्यों ना करेंगे, कानून ऐसा हो जाए कि उन लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए। आज बैंक इन्वॉल्व नहीं होते, बैंक पैसे नहीं देते बिल्डिंग्स या ऐसे प्रोजेक्टों में, इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं होता कि कब कैंसलेशन कर देगी गवर्नमेंट, कब एंटी करप्शन आ जाएगी, कभी नैप आ जाएगी, कभी FI आ जाएगी। एक प्रोजेक्ट आप अप्रूवल दे रहे हैं तो जिसने भी अप्रूवल दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और वो इदारा पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि अगर कोई आप लैंड लेते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है। जब आप करोड़ों रुपए फीसें लेते हैं, अरबों रुपए ट्रांजैक्शन होते हैं, टैक्सेस होते हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट, नाम क्या है गवर्नमेंट, तो यही चीज़ है प्रोटेक्ट करना लोगों के राइट्स को। ठीक है, बिल्कुल, ये हुकूमत जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी भी चाहिए। यही मुतालबा आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। यकीनन लोगों की जो भी घर हैं या उनकी जमा पूंजी कहीं इन्वेस्ट हुई है तो उसका एतमाद कायम रखना और उसकी हिफाजत करना भी ज़ाहिर हुकूमत की, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। वरना कोई भी नहीं सोचेगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट करे या अपना घर बनाए इस शहर में, क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर है। इसी पॉइंट के साथ आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।